हे गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। तो यूजीसी नेट एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, क्यों देना चाहिए, कौन कौन दे सकता है, कौन कौन इसका अटेम्प्ट कर सकता है, और कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे सो दैट वी कैन क्लियर इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और मैंने खुद ये एग्जाम 2 बार दिया है, दोनों बार ही क्लियर किया है। सो आई थिंक I can give you this guidance that how to clear this exam and why। सबसे पहले हर एक चीज का आप कोई भी दुनिया में एग्जाम देंगे तो सबसे पहले आपके पास वाई जरूर होना चाहिए, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। वाई होना चाहिए कि आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं। ओके, पर उसके पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये है क्या। आप जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने यूजीसी नेट की वेबसाइट खोली हुई है। तो जो यूजीसी नेट जो एग्जाम है, अगर आप सबसे पहले ही पढ़ेंगे कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द इंडियन नेशनल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, जेआरएफ और बोथ, राइट। तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए होता है और जेआरएफ के लिए होता है। जो एग्जाम है ये 84 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है और 91 सिटीज में। ये धीरे धीरे बढ़ रही है सिटीज, क्योंकि नियर बाय सेंटर्स को करने का एक प्रावधान है। और सेकेंडली जो यूजीसी नेट है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक जून में और एक दिसंबर में। लास्ट ईयर ये जो है ये सिर्फ जून में ही कंडक्ट हुआ, दिसंबर वाला सेशन नहीं हो पाया और उसको डिले किया गया बिकॉज ऑफ कोरोना। एंड अब जो एग्जाम होगा, जो सबसे लेटेस्ट जो आया है कि अब ये जो एग्जाम है ये मई 2021 में होगा। ओके, वही सेम पैटर्न रहेगा। पैटर्न क्या होता है, 2 एग्जाम्स होते हैं इसके अंडर, पेपर 1 पेपर 2, 3 घंटे का टोटल ड्यूरेशन होता है। और पेपर 1 में 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। और पेपर 2 जो पेपर 1 होता है वो मोस्टली सभी के लिए जनरलाइज्ड होता है, और जो पेपर 2 होता है वो स्पेसिफिक प्रोफेशनल नॉलेज के लिए होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का होता है। जो असली क्राइटेरिया होता है वो दोनों एग्जाम्स को मिला के जितना टोटल स्कोर बनेगा उसके हिसाब से होता है। और कंप्यूटर साइंस में बेसिकली जो कट ऑफ है वो 52 से 54 और 55 तक रहती है मोस्टली टू क्लियर दिस एग्जाम। परसेंटेज की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 300 मार्क्स, दैट यू कैन से दैट वी कैन हैव 155 प्लस मार्क्स, 160 मार्क्स, सो दैट वी कैन हैव एज टू क्लियर द नेट। और जेआरएफ के लिए जो परसेंटेज है आउट ऑफ 300 मार्क्स दैट इज 60%, दैट इज अराउंड 180 फॉर जनरल कैटेगरी। तो इससे +2 -2% हो सकता है, मोस्टली +2 ही जाएगा जेआरएफ के लिए, माइनस नहीं जाएगा। तो 60 से लेके 63% तक मान के चलिए फॉर जेआरएफ और जनरल कैटेगरी, और उनसे कम कैटेगरीज तक जाएगा। जैसे इस बार 58% पे शायद ओबीसी के लिए क्लियर हुआ है जेआरएफ, और उसके पहले 54 55 फॉर नेट इतनी परसेंटेज चाहिए होती है। जस्ट अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप नेट क्वालिफाई अगर करते हैं तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आपको मिल सकती है। अगर आप जेआरएफ भी करते हैं तो आपको पीएचडी में जो एडमिशन है विद गवर्नमेंट स्टाइफेंड, जो कि अराउंड आई थिंक 35 to 38,000 के करीब है, और मे बी 41 तक वो जा रहा है फॉर जेआरएफ, तो वो मिलता है आपको अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। तो मैंने आपको वाई बताया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड जेआरएफ। जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलो, और जो जेआरएफ होते हैं वो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, और साथ साथ में वो आरएटीए व्हाटसोएवर द केसेस, वो उनको यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट होता है, वो कर सकते हैं, और उनको गवर्नमेंट का स्टाइफंड मिलता है फॉर स्टडिंग। ओके, फिर उसके बाद आफ्टर 3 years आई थिंक वो एसआरएफ बन जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो, एंड देन देयर स्टाइफंड गॉट इंक्रीज्ड एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन टू देम। ओके, सो अब हम करेंगे, हमने व्हाट की बात की कि एक क्या एग्जाम है, कौन कौन दे सकता है, जिन्होंने अपनी एमटेक कर ली है और वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और एमटेक कर लिया और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। सो पोस्ट मास्टर्स ये एग्जाम दिया जा सकता है। ओके, तो कई यूनिवर्सिटीज में पीएचडी जेआरएफ के थ्रू होती है, जो नेट जेआरएफ जिसे हम बोलते हैं, जो ये एग्जाम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एग्जाम भी लेती हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है, उसका एक अपना एग्जाम होता है जेएनयूईई, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो उसमें भी सीट्स होते हैं और वो जेआरएफ के थ्रू भी लेते हैं, जो नेट जेआरएफ ये क्लियर करते हैं। तो दोनों ही वो चलाते हैं, दोनों एग्जाम्स के थ्रू पीएचडी में एडमिशन होता है। ओके, सो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एक मिथ है कि
जो जॉब्स हैं वो क्या कहते हैं नहीं मिलती यूजुअली स्टूडेंट्स को। गाइज ये सिर्फ एलिजिबिलिटी, जैसे हमने शुरू में देखा, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी मार्क करता है कि हाँ जी आप एलिजिबल हो गए हैं अगर आपने नेट निकाल लिया है तो, राइट। पर ये आपको जॉब नहीं दिलाता। जॉब कब मिलेगी आपको? जब आप डिफरेंट नेट क्लियर करने के बाद जब आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं जहां पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी का ये मैंडेट है कि नेट क्लियर होना चाहिए। अगर कैंडिडेट सिर्फ एमटेक और पीएचडी नहीं है तो आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। कई यूनिवर्सिटीज कैसे करते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ हमारा एमिनेंस है, वो क्या करती हैं कि अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको जो नेट है वो वेवर कर दिया जाता है कि नेट अगर आपका नहीं भी क्लियर या आपने अटेम्प्ट ही नहीं दिया हुआ लेकिन आपने पीएचडी की हुई है, देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन देयर यूनिवर्सिटीज। यू आर जस्ट एन एलिजिबिलिटी, ओके। फिर उसके बाद जब एग्जाम होता है या जब आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे रिसेंटली एचपीयू शिमला की पोस्ट आई थी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो उसमें हर चीज का क्राइटेरिया है। फॉर यूजीसी नेट अगर आप देते हैं तो उसके अलग मार्क, उसके 2 मार्क्स हैं और या आई थिंक 5 मार्क्स हैं। और जब आप पीएचडी करते हैं तो उसके अलग 30 मार्क्स तक जाते हैं। हर रिसर्च पेपर के 2 मार्क्स ऐड ऑन होते हैं और कितने कितने परसेंट से आपने क्लियर किया, अगर फर्स्ट डिवीजन में किया है तो उसके 1-2 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा 100 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है फॉर इंटरव्यू कॉलिंग, ओके। फिर इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू में वो आपका बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, देन यू गॉट द जॉब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो इट्स अ लॉन्ग शॉट गेम, बट इनिशियली सबसे पहले हमें किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होना पड़ता है, तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो आपको यूजीसी नेट देता है, ओके। सो ये है कि हम ये यूजीसी नेट का क्या प्रोसीजर है, क्यों देना चाहिए, और हमने ये दोनों चीजें डिस्कस की। और अब हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न क्या है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो यूजीसी नेट का जो यहाँ पे आपको दिया हुआ, फर्स्ट पेपर 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। पेपर 1 जनरलाइज, इसका क्या सिलेबस है पेपर 1 का? सो दिस इज द सिलेबस। ये आप सिलेबस कैसे देख सकते हैं, आप गूगल पे अगर लिखेंगे यूजीसी नेट सिलेबस तो ये ऑफिशियल यूजीसी नेट की वेबसाइट है, ugcnetonline.in/syllabusnew.php। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, टॉप पे जो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1, ये सभी के लिए कॉमन है, ओके। तो इसका जो सिलेबस है इंग्लिश में अगर आप डाउनलोड करना चाहिए, हिंदी में करना चाहिए, कर सकते हैं। तो इंग्लिश पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसा पीडीएफ खुल जाएगा, इस पीडीएफ में सारा सिलेबस है पेपर 1 का, ओके। सो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो बेसिकली, ये पेपर 1 लिया क्यों जाता है, हर पेपर की एक मेथोडोलॉजी होती है और उसके पीछे एक रीजनिंग होती है कि ये क्यों लिया जाता है। गाइज अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारी जॉब क्या है? हमारी जॉब है पढ़ाना, राइट। तो कंटेंट आपको आता है लेकिन पढ़ाना भी एक आर्ट है, राइट। किसी को आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। तो अगर आपको चीज आती है लेकिन आप पढ़ा नहीं पा रहे, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो चीज सिर्फ आपके पास है, आप दूसरों को नहीं डिलीवर कर सकते। सो वो जो आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, वो भी सीखनी पड़ती है। सो जो वो आर्ट फॉर्म है, कैसे किसी को पढ़ाया जाए, क्या क्या चीजें पढ़ाने के टाइम सोचनी पड़ती हैं और टीचर को पता होनी चाहिए। सो वो जो कोलैबोरेशन है एक फील्ड की, पेडागोजी टेक्निक्स हैं जो, वो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का आप सिलेबस देखिए ध्यान से कि टीचिंग कैसे, क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग करनी क्यों चाहिए, लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है, कि कैसे पढ़ाना, किस बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। क्या आप स्टूडेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, लर्नर के बारे में भी सोच रहे हैं, आपका लर्नर कैसा है, क्या आप सोच पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले, उनका क्या माइंडसेट है, उनके पास क्या उनका बैकग्राउंड है और उन्होंने आज तक कितना पढ़ा है। कहीं आप एक छोटा सा टॉपिक को बहुत ही कॉम्प्लिकेट वे में समझा रहे हैं, क्या उसे ईजी करके समझा रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ता है, राइट। आप अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं या जो लर्नर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं, तो दिस कंप्राइज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, आजकल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया है, नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस पे काफी जोर दिया गया है, सीबीसीएस पे। जो अब हम ने बात की टीचिंग एप्टीट्यूड की, मान लीजिए आप जेआरएफ बनना चाहते हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं रिसर्च फील्ड में, पीएचडी करते हैं रिसर्च के लिए, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च करते क्यों है, उसका मीनिंग क्या है, क्या क्या मेथड्स हैं रिसर्च करने के। तो आरए का कॉन्सेप्ट भी इसी के बीच डाल दिया गया।
और आजकल जो डेटा एनालिटिक्स का फील्ड है या कोई भी आप फील्ड में है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको डेटा चाहिए और डेटा का एनालिसिस चाहिए, उसका एक्सट्रैक्ट चाहिए, और वो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ ही हो पाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये बहुत जरूरी है। रिसर्च के एथिक्स, आप किसी का डेटा ना चुराएं, किसी का डेटा विदाउट देयर परमिशन पब्लिश ना करें, या डेटा के साथ छेड़छाड़ ना करें टू गेट द पर्टिकुलर रिजल्ट। तो ये सब कुछ जो पोर्शन है वो रिसर्च एथिक्स के अंडर आता है। देन नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन, जो मोस्टली एग्जाम्स में होते हैं कॉम्प्रीहेंशन। जो कम्युनिकेशन है, आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा, मास मीडिया और सोसाइटी की आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये तो सब जनरलाइज्ड है, लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला पार्ट है, इंडियन लॉजिक। ये गाइस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल, जैसे हम बीटेक सीएस या एमटेक सीएस होते हैं, हमारा ये बैकग्राउंड में हमें कभी नहीं पढ़ाया गया, तो आपको ये शुरू में ट्रिकी लग सकता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मुझे भी शुरू में ये बहुत ज्यादा ट्रिकी लगा था। नहीं, ना ये रट्टाफाई हो, ना आप इसे जल्दी समझ सकें, इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप जस्ट जस्ट एक 1 वीक भी दे देना बिफोर द एग्जाम, जस्ट टू रीड इट आउट, तो भी इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऐसे नहीं है कि इसको हम छोड़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं। कई क्वेश्चन अगर आपको, आपकी हिंदी अच्छी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे श्रुति वामन, ऐसे बहुत कुछ इसमें चीजें होती हैं। तो इन्फ्रेंस कैसे निकलता है किसी चीज का, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता आप इस चीज को दें बिफोर द एग्जाम, एंड यू विल हैव द गुड स्कोर विद फ्लाइंग कलर्स, आई एम डैम श्योर। फिर उसके बाद डीआई आ गया आपका, आईसीटी आ गया, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ऑल, और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये आजकल एनवायरनमेंट पे काफी बातें चल रही हैं, तो ये भी इंक्लूड किया गया है इसमें। बहुत आसान है ये, मोस्टली करंट अफेयर्स या जो बेसिकली एनवायरनमेंट की, अगर आप कोई भी पतली सी भी बुक, कोई भी बुक उठा लें, अरिहंत की उठा लें, चाहे कोई भी आईएएस वगैरह, शंकर आईएएस की बुक उठा लें, वैसे वो काफी डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन हमें इतनी डेप्थ की इसमें जरूरत नहीं होती। थोड़ा बहुत करंट रिलेटेड, जो उसका पिछले 30-40 साल में जो भी काम हुआ है एनवायरनमेंट के रिलेटेड, जो भी क्योटो प्रोटोकॉल्स है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन है, एजेंडा 2020 है, व्हाटसोएवर द केसेस, ये हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कौन सी प्रोटोकॉल ने क्या किया, वो बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है, बस कुछ ऐसा पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि हमें अपना पेपर 2 का सिलेबस भी कवर करना है। सो ये जो पूरा ही पोर्शन है ना पेपर 1 का, जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी सी आजकल बहुत स्कीम्स आ रही हैं, आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पे थोड़ा सा और जोर दिया गया है। तो ये जो भी पिक्चर्स हैं, ये जो भी कंटेंट, ये कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि जो पेपर 1 है उसको अगर आप 1 महीना भी अच्छी तरह दे दें, ओवरऑल यू कैन हैव 30-35 मार्क्स वेरी इजिली, आउट ऑफ 30-35 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 50। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, यहाँ पे दैट 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 30-35 क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं, अगर सिर्फ आप 1 महीना भी अच्छी तरह पढ़े। मोर देन 35 आप ले सकते हैं। और ये कहां से पढ़ें? देखो, ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जहां से मैंने पढ़ा है, खुद पढ़ा है और क्लियर भी किया है, तो वही मैं आपको चीजें बता रहा हूं। गाइस, जो ये पोर्शन है, ये वाला जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, इंडियन लॉजिक, यहाँ पे मैंने इंडियन लॉजिक बताया था, ये वाला पोर्शन है, 2 पोर्शन। और तीसरा पोर्शन है आरए, ये आरए का पोर्शन है। ये जो 3 पोर्शंस हैं, यहाँ पे हमारे यूट्यूब पे मैम का चैनल भी है, एक नवदीप कौर मैम है, आप चेक करेंगे नवदीप कौर पेपर 1 यूजीसी नेट, तो वो जो चैनल है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने खुद उनसे पढ़ा है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये 3 पोर्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और इंडियन लॉजिक, ये 2-3 चीजें वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। या आप अगर अनअकैडमी वगैरह प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, तो वहां पे यूजीसी नेट में अगर आप एनरोल करते हैं, या एनरोल नहीं भी करते, जो उनके स्पेशल क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस में नवदीप कौर मैम भी वहां पे हैं, और एक तलवीर सिंह आई थिंक सर हैं, मे बी ये नेम करेक्ट ना हो, शायद यही नेम है, तो वो भी पढ़ाते हैं, काफी अच्छा है। और इसमें एक और बात जानने की बहुत जरूरी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स में आए हैं, उसे जरूर पढ़िए। काफी स्टूडेंट्स हैं, काफी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, तो उनको भी मैं यही सलाह देता हूं कि पेपर 1 की तैयारी यहां से करनी है। दीज आर द गुड सोर्सेज विच आई हैव ट्राइड, मे बी देयर आर मच मोर सोर्सेज, मैनी गुड सोर्सेज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा हो, कि जितना टाइम, देखो ये सारी चीजें मोस्टली फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो
अगर आप पेपर 1 की तैयारी जहां से भी कर रहे हैं, जितना टाइम आपको दे रहे हैं उतना आपको रिटर्न मिले, बस यही याद रखना। जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए वो मैं आपको यहाँ पे ओपनली शेयर कर रहा हूँ, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। ओके, ये 2 चीजें मैंने आपको बताई। और जो कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक बार कर लीजिए कहीं से। आप अगर आपका ये क्वेश्चन ठीक ठीक है, एवरेज है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। डीआई, आईसीटी, ये सारे बहुत ही आसान चीजें हैं, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए तो उसमें से आपका निकल जाएगा। और हाँ, यूजीसी नेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, सो इसलिए ज्यादा नहीं होते लेकिन फिर भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मे बी अगर मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चंस भी ओवरऑल रिपीट हो गए, पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो 10 क्वेश्चन इज हेवीली कंसंट्रेटेड टू 20 मार्क्स। ओके, सो इसलिए 20 मार्क्स से बहुत फर्क पड़ जाता है, इन एंड आउट की गेम बन जाती है। और ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये भी आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ओके, और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर्स में। ओके, हायर एजुकेशन सिस्टम का रह गया। हायर एजुकेशन सिस्टम में भी आप नवदीप मैम को फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें, अदरवाइज वो तो वैसे सारे ही पढ़ाते हैं, सारा मॉड्यूल ही पढ़ाते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन सिस्टम्स की 1-2 वीडियो, जैसे सीईसी करके गवर्नमेंट का चैनल है, वहां पे भी आप हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 2-3 वीडियोस में आई थिंक वो सारा कवर हो जाएगा। सीईसी करके है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन, ऐसा कुछ है। तो सीईसी की वेबसाइट, सॉरी यूट्यूब चैनल ही है उनका, तो वहां पे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे तो वैसे उनका वीडियो 1-1 घंटे का है, लेकिन अगर आप 2-3 वीडियोस उनके देख लेंगे उसमें ये सारा ही आपका कवर हो जाएगा। ओके, सो आगे बस ये हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। मैथमेटिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये सारा कुछ जो चीजें हैं गाइस, ये बहुत ही इजी लेवल के आते हैं। आप वैसे तो क्लियर कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें दिक्कत है तो आर एस अग्रवाल वगैरह की बुक आप अगर पकड़ लें तो उसमें से ही आसान हो जाएगा, लेकिन इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए एंड आई होप दैट यू विल क्लियर। ओके, वैसे होने की बहुत संभावना है। अब आते हैं हम जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सेकंड, पेपर 2। सो पेपर 2 में जो है गाइस, ये हमारा कंप्यूटर साइंस का बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप और किसी स्ट्रीम से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यूजीसी नेट की वेबसाइट पे सभी ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही, तो सारे ही सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है सभी स्ट्रीम्स के। ओके, तो अब कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। तो गाइज कंप्यूटर साइंस में बेसिकली जो हमारा बहुत सारे, आपको अगर एक बार देखेंगे सिलेबस तो बहुत सारा सिलेबस है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें सीएस पूछे जाएगा, जैसे आरपीएससी का रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुआ है या शायद उसकी डेट्स अभी आनी है लेकिन उन्होंने सिलेबस वगैरह लॉन्च कर दिया था, तो काइंड ऑफ काफी सेम सिलेबस है। प्लस अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो जो स्टेट वाइज नेट होते हैं ना, जो स्टेट वाइज इनकी, जैसे एचपीएससी का, एचपीपीसीएससी का होता है, हिमाचल प्रदेश का सेट हुआ था, स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम्स होते हैं जो महाराष्ट्र का हुआ है, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं जो लेती हैं, तो उनमें बिल्कुल लगभग लगभग 90-95% सिलेबस जो सेम होता है, कईयों में तो 100% ही सेम होता है। और जो गेट है गाइस, जैसे इसमें ना ये जो यूजीसी नेट है उसके साथ काफी रिलेटेबल है। जो गेट का सिलेबस होता है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है और डेप्थ में है, ये थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है लेकिन उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता यूजीसी नेट में। ओके, लेकिन गेट के भी काफी क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर, लास्ट 20 ईयर के अगर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर इफ यू हैव टाइम लाइक 1 ईयर और 6 मंथ्स, देन यू कैन हैव सम, यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट। सो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, जैसे भी अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो ही देखना, नहीं तो पहले आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में। यूजीसी नेट में इतने डेप्थ में नहीं क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन हाँ 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर टॉपिक में से, जैसे टीओसी हो गया या कंपाइलर डिजाइन होगा, जिसमें आपको लगेगा कि वो काफी डेप्थ के क्वेश्चन हैं। तो वैसे तो यूजीसी नेट में मेरा यही कहना है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आप छोड़ना वैसे तो छोड़ेंगे मत, लेकिन अगर आपको उस लेवल की तैयारी करनी है तो आप गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको रेफर कर सकते हैं, जब आपकी तैयारी हो जाए उसके बाद ही करना, पहले मत करना। ओके, लेकिन सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद यूजीसी नेट के, उसके बाद ही किसी और सोर्स पे मूव कीजिए, वही बेस्ट सोर्स होगा आपके लिए।
और अब सिलेबस वाइज जो हमारा है पेपर 2 का, अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है गाइस, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो फंडा है इसमें आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो पार्शियल ऑर्डरिंग, सेट रिलेशन, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, या आप कोई भी जनरल बुक ले लीजिए, या आपके बीटेक में जो भी कोर्स पढ़ाए हैं वो आप एक बार देख सकते हैं, उसमें से आसान क्वेश्चन आते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक के क्वेश्चन आई थिंक 5 में से 2 क्वेश्चन भी बने हैं कभी कभी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन सीधा डिस्क्रीट में नहीं पूछे जाते। बूलियन अलजेब्रा क्वेश्चन मोस्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ थोड़ा सा, या कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में थोड़ा सा घुसा के पूछ लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि अगर आपको सिलेबस लिखा तो डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा। वो जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे किसी सब्जेक्ट के बीच में घुसा के भी पूछा जा सकता है। ओके, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बच्चों को सीएओ सीओए बहुत कुछ बोलते हैं इसे, बच्चों को बहुत टफ लगता है ये सब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दिस सब्जेक्ट इज प्योरली लॉजिकल, और ये इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आई पर्सनली हैव फॉलोड संचित जैन सर, एक संचित जैन सर हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखेंगे उनके चैनल का नाम नॉलेज गेट है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने काफी अच्छा और काफी शॉर्ट वीडियोस में पढ़ा रखा है, तो ये काफी अच्छा टॉपिक बन जाता है। बच्चों को बहुत डर लगता है इससे, जैसे ये पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्लस, दीज ऑल टॉपिक्स ये सिर्फ चैप्टर वाइज में डिवाइड कर दिए गए हैं। अगर मैं इसे लिखूं, अगर आप गेट का सिलेबस भी देखें तो वहां पे एक लाइन में लिख दिया गया है, लेकिन अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे आप, मतलब डीक्लटरिंग करेंगे, तो एक तरीके से आप देखेंगे कि यही सारा कुछ, यही सारे टॉपिक्स उसमें भी पढ़ाए जाते हैं, राइट। नाउ वी विल बी मूविंग टू ये जो थर्ड है, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। गाइस कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर आप छोड़ना भी चाहें छोड़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ना है, मतलब अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होता, तो अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अगर नहीं भी छोड़ना तो मैं आपको ये बताता हूँ, एक निशा मित्तल मैम है फॉर यूजीसी नेट, वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स काफी अच्छा और काफी कंसाइज मैनर में, आधे 1 घंटे की उनकी पर डे वीडियो होती है, विद इन 20 to 22 लेक्चर्स आई थिंक उन्होंने कंप्लीट कर दिया था, तो वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। या जो हमारे डिग्री में एक बुक होती थी कंप्यूटर ग्राफिक्स की, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। बेसिकली क्लिक क्या होता है, या ब्रेजनहम एल्गोरिथम वगैरह जो भी आपने पढ़े होंगे, वो आप एक बार रेफर कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसकी ये कौन से एल्गोरिथम के साथ रिलेटेड है। 1-2 क्वेश्चन टफ भी होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इसमें नॉर्मल ही पूछे जाते हैं। ओके, सो आगे प्रोग्रामिंग इन C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो हर एक में कॉमन होता है, लेकिन ये गेट में वैसे ये चीजें नहीं पूछी जाती, पहले बहुत पहले आई थिंक पूछी जाती थी, अब नहीं पूछी जाती। ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। इनहेरिटेंस वगैरह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, या पैरामीटर पासिंग, ओवरलोडिंग, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, वेब प्रोग्रामिंग में से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते। XML में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो XML का आप एक बार अच्छी तरह पढ़ के चले जाइएगा। या HTML में बहुत इजी क्वेश्चन, ये टैग क्या काम करता है, या ये टैग को अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट करना हो तो इसके अंदर पैरामीटर्स क्या पास होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। जावा सर्वलेट्स पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जैसे यहाँ पे जावा सर्वलेट्स का लिखा मेंशन किया गया, तो इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते। कंप्यूटर ग्राफिक्स का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देन वी विल बी मूविंग टू दिस वन, डेटाबेस। डेटाबेस गाइस आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो एक गेट स्मैशर करके यूट्यूब चैनल है, गेट स्मैशर्स, उन्होंने सर ने डेटाबेस, वरुण सर आई थिंक, तो उन्होंने डेटाबेस काफी अच्छा पढ़ाया है। बल्कि मेरा यूजीसी नेट क्लियर होने के बाद आई हैव मेल टू सम ऑफ द यूट्यूब चैनल ओनर्स दैट सर आपकी वजह से मेरा खुद का एग्जाम क्लियर हुआ है। व्हाई आई हैव सेड सो, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। क्यों? क्योंकि हम जब उनके चैनल्स को रेफर करते हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए, तब हमें इतना विश्वास नहीं होता कि हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। लेकिन जब हम एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जब हम एग्जाम ये क्लियर कर लेते हैं तब हमें उनकी इनपुट्स का रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करके वो शॉर्ट वीडियोस बनाए, जिनको समझ के हमने खुद वो एग्जाम में इंप्लीमेंट किए, और वी हैव गॉट द फ्लाइंग कलर्स आउट ऑफ इट, राइट। सो ग्रेटिट्यूड हमारा देना भी बनता है। So there are various people who also have commented on my videos also कि सर आपने ये टॉपिक काफी अच्छे से समझाया, तो वो हमें एज ए यूट्यूबर मुझे खुशी देता है, और एज ए स्टूडेंट जब मैंने वो चीजें कहीं ना कहीं से रेफर की थी और खुद पढ़ा था, तब मुझे वो चीज की याद भी आती है, दैट आई हैव आल्सो कमेंटेड इफ आई गॉट सम वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज फ्रॉम सम वीडियो, राइट। तो सर्च करते रहिए, पढ़ते रहिए।
और जो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर एमटेक गाय, तो आपने शायद, अगर आपका डाटा एनालिटिक्स का सब्जेक्ट रहा हो तो आपने ये चीज पढ़ी होंगी। डाटा मॉडलिंग, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, वैसे तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा के बेसिक क्वेश्चंस ही वो पूछते हैं यूजीसी नेट वाले, लेकिन अगर इसमें टफ क्वेश्चन बनाने हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ए प्रायोरी एल्गोरिथम, सोशल नेटवर्क एनालिसिस या सिमेंटिक एनालिसिस वगैरह के पेपर्स बहुत हैं। इसमें इतना ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मेनली आई थिंक मैक्सिमम मिनिमा की जो एप्लीकेशन है एआई में पूछे जाते हैं, के स्टार नेटवर्क्स एंड ऑल, उसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। केएनएन वगैरह इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता। ओके, हाँ, सीक्वल यहाँ पे डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आई थिंक लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे एंड में। ठीक है गाइज, एक और बात, यूजीसी नेट का जो पैटर्न होता है वो आप जज नहीं कर सकते। कभी किसी टॉपिक को बिल्कुल ही कम वैल्यू मिलती है और कभी किसी टॉपिक को पूरी की पूरी वैल्यू, 5-5, 6-6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से पूछ लेते हैं। जैसे डेटाबेस में पूरे टॉपिक, किसी भी टॉपिक में कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ सीक्वल की 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछ लिए गए। तो या नॉर्मलाइजेशन पे ही 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक एग्जांपल देके, लास्ट टू आई थिंक दिसंबर 2020 में ऐसे ही हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन पे ही 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ओके, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैंने 2 बार एग्जाम दिया है और दोनों बार ही आई हैव क्लियर्ड इट। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसमें ज्यादा एफर्ट लगाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में गाइज जो सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा, चाहे वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिकली आएगा ही आएगा। और मोस्टली चांसेस होते हैं कि राउंड रॉबिन का ही एल्गोरिथम आए, क्योंकि उसमें काफी चीजें चेक हो जाती हैं कि आपको सीपीयू शेड्यूलिंग अच्छी तरह आता है कि नहीं। थ्रेडिंग का इतने क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपको पढ़ना है कि थ्रेड और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, तो वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, यूजर प्रोसेस, कर्नल प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और रेट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ खास नहीं पूछेंगे, जैसे यहाँ पे रेट स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। हाँ, ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है, ये पार्ट प्लस सीपीयू शेड्यूलिंग का पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें ये वाला है डेडलॉक का पार्ट, इसमें मोस्टली बैंकर एल्गोरिथम का क्वेश्चन आता है, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। या कितने, आप अगर डेडलॉक आ रहा है, रिसोर्स हैं आपके पास, नहीं है, कम है, तो मोस्टली बैंकर एल्गोरिथम के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। या एक ये भी पूछ लिया जाता है कि डेडलॉक अवॉइड होगा कि नहीं, सेफ स्टेट बनेगी कि नहीं। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। डिमांड, पेजिंग, इतने क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, पेजिंग में कॉन्सेप्चुअल आपको, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए, वो जरूर पूछेंगे। या कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, एफसीएस एफ में आता है, एसडीएफ में आता है, मतलब वो पूछेंगे आपसे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्रैशिंग हो गया, या नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स दे रखे हैं, कितने आपके पास वो हैं, एलआरयू वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए कह देंगे, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपका वो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, जो कोर टॉपिक्स हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं डालने की जरूरत। तो उसके बाद ये जो फाइल इनपुट आउटपुट है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और क्रिप्टोग्राफी पे भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, आरएस से एल्गोरिथम, डीईएस एल्गोरिथम, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअली भी एंड मैथमेटिकल भी। तो ये एल्गोरिथम आपको सिक्योरिटी में आने चाहिए। डेफी हेलमन वगैरह पता होना चाहिए। या पब्लिक की कैसे निकालते हैं, प्राइवेट की। वैसे नेटवर्क सिक्योरिटी एक बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, मेरे चैनल पे भी पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक यहाँ पे ये व्यू पॉइंट ये कहना है, आप गेट में अगर देख रहे हैं तो वहां पे तो अब इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर आप यूजीसी नेट में देख रहे हैं तो आपको बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, दोनों में क्या फर्क है, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, ये आजकल काफी प्रोमिनेंट हो रहे हैं इस डिजिटल सिग्नेचर के क्वेश्चन। तो आपको पता ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन क्या होता है, आप एक बार रेफर कर सकते हैं मेरे चैनल पे, आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाके देख सकते हैं। अब आगे बात आ गई ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसमें क्लस्टर वगैरह का पूछ लेते हैं, मिररिंग वगैरह का, रिडंडेंसी वगैरह का, जो रेड के साथ सिमिलर है। तो इतना आई थिंक एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। गाइज, ये जो टॉपिक है ना, आप जितना पढ़ लें उतना कम है। लेकिन हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है, ये कोहेजन एंड कपलिंग का क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है, कोहेजन एंड कपलिंग का क्वेश्चन। ओके, तो ये अच्छी तरह कर ले, कोकोमो मॉडल को अच्छी तरह करके जाए थे कि लास्ट ईयर हर साल इसका क्वेश्चन पूछा है, लास्ट ईयर तो पूछा ही पूछा है, इसका मुझे याद है। और ये वाला टॉपिक इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन, सिंपली आप स्पाइरल मॉडल पढ़े, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो लेकिन इसके लिए अगर आपको इजीली इसके थ्रू जाना है, मतलब आई कैन गिव यू वन थिंग कि संचित जैन सर हैं जो, वो पढ़ाते हैं उस पे यूट्यूब के एक अन अकेडमी का ही आई थिंक प्लेलिस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, संचित जैन सर का। उसमें आई थिंक 10 to 15 वीडियोस हैं, आप वो गो थ्रू करिए, तो मेजरली आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक में। और कोहेजन एंड कपलिंग, कोकोमो मॉडल, एस्टिमेशन मॉडल्स, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। और टेस्टिंग,
टेस्टिंग, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे अगर इस टॉपिक पे वो फोकस करें। ओके, तो ये जरूर कर लीजिएगा। इसमें मोस्टली एसआरएस की फुल फॉर्म पूछ ली, सॉफ्ट डिजाइन कौन सा फेज होता है, पहले होता है बाद में होता है, तो ये वाटरफॉल मॉडल वगैरह पूछ लिया जाता है। रैड की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछने अगर आपको, वैसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आपको एक सिचुएशन दे दी गई हो तो इसमें कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअली में। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन गेट के जो पीवाईक्यूज हैं वो मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं। मैंने काफी मतलब डेप्थ में ये समझाए हैं ये टॉपिक्स विद पीवाईक्यूज सॉल्व करते करते ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। और अगर आपको टॉपिक वाइज भी देखना है तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर का मेजोरिटी ऑफ ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना गाइस, ये वाला पार्ट तो बेसिकली डेटाबेस में भी कवर होता है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है सारा मैंने अपने चैनल पे समझाया हुआ है, काफी डेप्थ में समझाया है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी और का चैनल भी फॉलो करना है तो एक अब्दुल बारी सर हैं, अब्दुल बारी सर, उनका भी डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस काफी उन्होंने अच्छा पढ़ाया यूट्यूब पे भी, उनका यूडेमी वगैरह पे भी कोर्स है आई थिंक, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वो काफी डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, मतलब एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कैसे करना है एंड ऑल। लेकिन यूजीसी वो गेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यूजीसी नेट में इतना मतलब पूछा नहीं जाता, तो काफी कंसेप्चुअल नॉलेज, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस, यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस, प्लस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, कहाँ पे ये डाटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, कहाँ पे नहीं यूज होते, तो वो आपको जानना जरूरी है। ओके, तो आप मेरे चैनल पे भी रेफर कर सकते हैं। और लेकिन एक बात और, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम गाइस एक लॉन्ग टर्म आपको समझ मतलब इसकी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, चाहे रिसर्च करें चाहे कहीं भी आप जॉब करें, या आप कोडिंग की किसी फील्ड में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूज होंगे ही होंगे, चाहे मशीन लर्निंग में जाएं, किसी भी फील्ड में जाते हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आप समझें। डिफरेंट बुक्स आती हैं, एक बुक है नरसिम्हा करुमंची की बुक है, ये ऑथर है, काफी रिनाउंड ऑथर है, इनकी बुक आती है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें आपको विद इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज विद बेसिक सूडो कोड सब कुछ बुक में दिया हुआ, काफी मतलब पतली सी बुक है, मतलब मीडियोकर सी बुक है, लेकिन कुछ खास मोटी भी बुक नहीं है, तो आप वो बुक पढ़ेंगे तो भी उसमें से काफी अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट वेदर इट्स इन गेट और यूजीसी नेट, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है उस बुक का। ओके, आप Amazon पे जाके नरसिम्हा करुमंची लिखेंगे तो वो बुक का आपको लिंक आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का, वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये जो मैं कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, पी एंड एनपी क्लास, आजकल बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं, या मैंने भी वीडियोस इसके बारे में स्पेशली बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, सो आगे क्या है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड टीओसी एंड कंपाइलर्स। आगे गाइस टीओसी जो है ये मैं आपको रेफर करूंगा, रविंद्र बाबू रघुला काफी रेनाउंड टीचर हैं इस अपने गेट वाले सेक्शन में, तो आप टीओसी उनका देख सकते हैं, उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया, संचित जैन सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, वो भी आप देख सकते हैं। प्लस जो कंपाइलर वाला पार्ट है वो अगर आपको बुक से नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिवियल टॉपिक होता है, तो भी आप यूट्यूब पे कोई भी सर्च करेंगे तो, लेकिन इसको टॉपिक वाइज पढ़ लेना एक बार कंपाइलर्स को। लेकिन ये इतना ज्यादा कंपाइलर नहीं पूछा जाएगा, टीओ से जरूर पूछा जाएगा यूजीसी नेट में, तो टीओसी आप अच्छी तरह कर लें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये लगभग मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, ये सारा ही नेटवर्क सिक्योरिटी मैंने पूरा ये सारा ही टॉपिक पूरा अच्छी तरह कवर किया। ओके, आईपीज वगैरह ये सारी प्रोटोकॉल्स वगैरह कवर किए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी मेरे चैनल पे मैंने पूरा ही पूरा कंप्लीट किया हुआ है। जब मैंने एनआईसी का प्लेलिस्ट बनाया था उसमें मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का लगभग सारी पढ़ाया हुआ है। एक दो टॉपिक कोई रह गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी उसका वीडियो बना दूंगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू ये वर्ल्ड वाइड वेब, एसएमटीपी, ये सारे एप्लीकेशन लेयर के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, वो भी मैंने डाल रखे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये है बेसिक। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एमआईटी पे एक सर हैं, मैं उनका नाम ब्रायन यू सर हैं शायद, उन्होंने पढ़ाया हुआ है, वो भी स्टूडेंट है आई थिंक, पीएचडी स्टूडेंट है वहाँ पे। तो उन्होंने वो पढ़ाया हुआ है एमआईटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कुछ 7 to 8 लेक्चर्स है, तो वो आप एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख सकते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट लेक्चर्स हैं, तो वो आप एमआईटी के फॉलो कीजिए। एमआईटी आई थिंक एमआईटी के हैं, पता नहीं स्टैनफोर्ड के, मुझे याद है ब्रायन यू सर हैं, ठीक है, तो वो पढ़ाएंगे आपको। तो वो बहुत ही अच्छा उन्होंने पढ़ाया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। होपफुली इन नियर टाइम मैं भी एआई पे सारे लेक्चर्स लूंगा, पूरा टॉपिक वाइज ही हम चलेंगे, लेकिन अगर टिल देन आप वहां से पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा पढ़ाया हुआ है ब्रायन यू सर ने। ओके,
तो अगर कोई भी आपको डाउट है इसमें तो आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कि इसमें क्या क्या है। तो मैंने गाइज आपको पेपर के सिलेबस, पेपर होता क्या है, अब नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, जैसे कि मई 2021 में होने की पूरी पूरी संभावना है, पेपर 1 पेपर 2, और उसके जो भी सोर्सेज हैं, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, PYQs करने हैं कहाँ से करने हैं, गेट के PYQs किस सब्जेक्ट में करने हैं, तो ये मैंने आपको सारा इस वीडियो में समझाया। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यू विल डेफिनेटली लाइक इट, और जो अगर आपके कोई क्वेश्चन है यूजीसी नेट को लेके तो प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड एंड होपफुली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए विल फाइंड आंसर टू दैट, राइट। सो थैंक यू सो मच।